Good morning, students. Today we are going to discuss about the scientific management. As we discussed in previous classes, that management is a process, and in that process we have to apply artistic behavior and scientific methods or principles. In this video, we are going to discuss about principles and techniques that is the part of scientific management. First of all, I want to discuss with you that what are the goals of this particular lecture to understand meaning of scientific management, principles of scientific management and techniques of scientific management. Okay, let's moving to the next screen. First of all, the first screen is explaining the meaning of scientific management. Students, first of all, you have to understand that in the part of management, certainly it is impossible to do every execution from the perception of arts. I mean to say that ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट जब किसी टास्क को या किसी प्रोसीडिंग को एग्जीक्यूट या इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती हैं तो हर केस में ये पॉसिबल नहीं होता है कि उसको आर्टिस्टिक वे में ही इम्प्लीमेंट किया जाए. ज़्यादातर केसेस में जब हम नए प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर रहे हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ बहुत बड़ा हो गया है, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ बहुत सारे हो गए हैं, और टू बी वेरी स्पेसिफिक टू अचीव गोल्स इन इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट वे वी हैव टू थिंक साइंटिफिकली. एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट ये बताती है कि किसी भी काम को करने का एक सबसे बेस्ट तरीका होता है, वन बेस्ट वे टू डू इट. और मैनेजमेंट को या ऑर्गेनाइजेशन को वो बेस्ट वे फाइंड आउट करना होता है. आपको यहाँ पर हिट एंड ट्रायल नहीं करना. हिट एंड ट्रायल का मतलब जब किसी गोल को अचीव करना है और आपको किसी प्लान को इम्प्लीमेंट करना है तो आप ये नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे या चाहेंगे कि आपका प्लान फेल हो जाए. तो उस प्लान से पहले आपको उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी, और प्लानिंग के टाइम में आपको आपकी फॉर्मुलेशन, आपको रिसर्च, आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा बेस्ट मेथड है जो इस टास्क को या इस गोल को अचीव करने में काम करेगा, जहाँ पर फेलियर के चांसेस कम से कम हों. मतलब आपको ये कंट्रोल्ड सर्कमटेंसेस में या पैरामीटर्स के अंदर आपको ये एग्जीक्यूशन से या इम्प्लीमेंटेशन से पहले प्रायोरिटी बेसिस पे चेक करना पड़ेगा. और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप उसको साइंटिफिकली आप उसको टेस्ट करके देखेंगे. हिट एंड ट्रायल नहीं करना. आपको ट्रायल एंड एरर मेथड के बारे में पता होना चाहिए, जिसमें लैब के अंदर कुछ ट्रायल्स किए जाते हैं और एरर्स को हटाना या डेविएशंस को हटाने की प्रोसीडिंग की जाती है. एंड जब वो सारी एरर्स हट जाती हैं कंट्रोल सिचुएशन के अंदर, लैब्स के अंदर, तब हम उन टेस्ट्स को रियल वे में इम्प्लीमेंट करते हैं. दैट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. सो साइंटिफिक मैनेजमेंट में F.W. टेलर ने लास्ट जो बुलेट दी है, लास्ट जो पॉइंट दिया है, वो आप पढ़कर देखें. टेलर हैज़ सेड दैट बिफोर स्टार्टिंग एनी वर्क अ मैनेजर शुड फर्स्ट एनालाइज इट थॉरोली एंड ओनली देन टेक डिसीजन. राइट. तो यहाँ पर उसके एक्सपीरियंस या उसके इंट्यूशन पे डिपेंड नहीं होना, या ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट उसके इंट्यूशन या उसके पास एक्सपीरियंस पे डिपेंडेबल नहीं होना चाहती हैं.
क्योंकि एक फेल या एक फेलियर होने से, एक प्लान के फेल होने से या एक पर्टिकुलर गोल के अचीव नहीं होने से ऑर्गेनाइजेशन को मॉनेटरी या फाइनेंशियल लॉसेस बेयर करने पड़ सकते हैं। इसलिए हिट एंड ट्रायल मेथड्स या हिट एंड ट्रायल एग्जीक्यूशन को हम नहीं कर सकते हैं, नॉट जस्ट फॉर ओनली गेनिंग द एक्सपीरियंस, राइट। तो दैट इज एक्चुअली द मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ट्रेडिशनल अप्रोच या अप्रोचेस को छोड़ो और नई मॉडर्न टेक्निक्स या प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करो जो साइंटिफिकली प्रूवन हो। In this scenario, there are actually 4 principles given by F.W. Taylor. So first of all, the background and history of F.W. Taylor is F.W. Taylor was born in 1856 in USA. Actually, he has done his engineering in mechanical branch. Taylor set out साइंटिफिक स्टडीज़ एंड टेक्निक्स, और यहाँ पर टेलर के काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहे साइंटिफिक मैनेजमेंट के पार्ट में। उन्होंने 4 प्रिंसिपल्स दिए साइंटिफिक मैनेजमेंट के पार्ट में, और उन्होंने एक इस पे बुक भी लिखी। हिज मेजर कंट्रीब्यूशन वाज पब्लिशिंग ऑफ शॉप मैनेजमेंट एंड पीस रेट सिस्टम एंड प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। और वो एम्फसाइज करते थे ऑन व्हाट, ही एम्फसाइज ऑन अडॉप्शन ऑफ साइंटिफिक मेथड्स टू द प्रॉब्लम्स ऑफ मैनेजमेंट। F.W. Taylor is known as father of modern management or scientific management. He published a research paper titled Shop Management and a book Principles of Scientific Management, as I told you earlier. Okay, now moving to the next screen. Now I am going to explaining that first principle of scientific management which was given by F.W. Taylor, that is science not a rule of thumb. Means मैंने आपको जैसे पहले बोला, in the part of scientific management आपको आपके एग्जीक्यूशन से पहले आपको एनालाइज करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, उसके बाद में आप उस प्लान को इम्प्लीमेंट करोगे, उसको एग्जीक्यूट करोगे ताकि फेलियर के चांसेस कम हो जाएं। आपको हिट एंड ट्रायल नहीं करना। हिट एंड ट्रायल का मतलब है रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब मतलब अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल टेलर इंसिस्ट दैट ईच जॉब परफॉर्म्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी based on scientific inquiry and not on intuition, experience and hit and miss methods, right? He says that there must be thinking before doing, which is not in case of rule of thumb. Rule of thumb means dictatorship of manager, whereas scientific decisions are based on cause and effect and scientific measurement of methods and ways of production. So मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ पर करना है, जैसे फर्स्ट पॉइंट में लिखा है यूज़ ऑफ साइंस फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। वन बेस्ट मेथड आपको फाइंड आउट करना है टू मैक्सिमाइज द एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लान। Manager should not take decisions based on his or her intuitions, will or experience. Take every decision scientifically, right? Okay, moving to the next screen. Like for example, in the rule of thumb, the standard time is required to do a particular job is decided by the managers on the basis of his or her past experience. But I told you that business is running in dynamic environment, dynamic situations are there, and no doubt parameters or variables may be changed. So due to that, if you are deciding a standard time for execution a particular job, so आपके उस टाइम की कैलकुलेशन या उस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड टाइम की कैलकुलेशन गलत हो सकती है, क्योंकि वी आर डूइंग execution in
डायनेमिक एनवायरनमेंट जहाँ पर चीज़ें चेंज होती रहती हैं, वर्कर्स चेंज हो सकते हैं, उनकी कैपेबिलिटी एफिशिएंसी चेंज हो सकती है, तो वो आपके एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस पे बेस्ड हमेशा काम करे, ऐसा नहीं हो सकता। टेलर ने बोला है, टेलर इंसिस्ट दैट द स्टैंडर्ड टाइम फॉर अ जॉब शुड बी सेट अप साइंटिफिकली बाय परफॉर्मिंग टाइम स्टडी। टाइम स्टडी एक साइंटिफिक मेथड है जिसके अंदर वी आर एक्चुअली कैलकुलेटिंग a standard time scientifically for a particular doing a job, right? In that one कि आप वहाँ पर ह्यूमन कैपेबिलिटी और एक पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन का पाथ, यानी कि को कितने मोशन करता है, किस पाथ से वहाँ पर जाता है, तो उसको हम टाइम स्टडी में कंक्लूड करते हैं और उसको साइंटिफिकली कैलकुलेट करने के बाद में हम एक स्टैंडर्ड टाइम डिज़ाइन करते हैं और उसको फॉलो करते हैं, तो नो डाउट उसमें वेरिएशंस या डेविएशंस या एरर्स आने के चांसेस कंपैरिजन में कम हो जाते हैं। वहाँ पर इसीलिए रूल ऑफ थंब, अंगूठा छाप, अपने को काम नहीं करना है, आपको काम करना है कैसे, आपको हर मैनेजमेंट के पार्ट में आपको साइंटिफिक अप्रोच फॉलो करनी है, राइट। और नो डाउट डे टू डे एक्टिविटीज़ में भी हम क्या करते हैं, हम एक कैलकुलेटिव प्लान को लेकर चलते हैं, राइट, लाइक योर स्टडी प्लान, योर वर्क प्लान, तो वो साइंटिफिक है, राइट। देन मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, सेकेंड प्रिंसिपल इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, राइट। ये सेकेंड प्रिंसिपल है। और एक बात मैं आपको स्टार्टिंग में बताना चाहता था लेकिन आई फॉरगॉट दैट कि यहाँ पर ये जो इसके साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, कई बार आपको लगेगा कि ये प्रिंसिपल्स रिजेंबलिंग करते हैं किससे, हाँ यस, हाँ यस, ये रिजेंबलिंग करते हैं किससे, द प्रिंसिपल्स दैट आर द पार्ट ऑफ इन जनरल मैनेजमेंट। बट आई मस्ट टोल्ड यू दैट कि दोनों इंजीनियर्स अलग अलग जगह पे थे, लेकिन वो हो सकता है उनके सोचने का तरीका या उनके काम करने का तरीका या उनके प्रिंसिपल्स बनाते समय इंट्यूशन सेम रही हो, नाम अलग अलग हो सकते हैं। बट इन एग्जाम्स डोंट वरी, व्हेन यू आर गोइंग टू फेस ए क्वेश्चन और अ पर्टिकुलर केस स्टडी, तो वहाँ पर आपको मेंशन मिलेगा कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, वो जनरल मैनेजमेंट का या साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल आपको बताना है, वो आपको यहाँ पर मेंशनड होगा, राइट। तो डोंट वरी। सो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, according to this principle, those who work together in an organization must work in harmony, that is with mutual give and take and proper understanding. Generally in every organization there are two groups of people, workers and management group, and both the groups work as rivals of each other, as workers always feel that they are underpaid and are overburdened with the work, and management always feels that workers are good for nothing। मीन्स दोनों जो दो ग्रुप हैं, मैनेजमेंट और वर्कर का ग्रुप या वर्कर्स का ग्रुप, वो एक दूसरे को लेकर नेगेटिव अप्रोच में सोचते हैं कि मैनेजमेंट तो कुछ नहीं कर रही है हमारे लिए, और मैनेजमेंट सोचती है कि वर्कर्स कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो टेलर थे वो ये सोचते थे कि दोनों का एटीट्यूड एक दूसरे को लेकर पॉजिटिव होना चाहिए, और वो पॉजिटिव एटीट्यूड को उन्होंने एक नाम दिया, दैट इज़ कॉल्ड मेंटल रेवोल्यूशन, यानी कि कंप्लीट चेंज इन देयर मेंटल आउटलुक। वो पॉजिटिव होना चाहिए, एक दूसरे को लेकर उनकी फीलिंग पॉजिटिव होनी चाहिए। और वो ये भी बताते हैं कि जब मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन कोई प्रॉफिट गेन करती है तो वो प्रॉफिट उनको आपस में, यानी कि वर्कर्स के साथ में भी शेयर करना चाहिए, राइट। तो ये मेंटल रेवोल्यूशन या हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है साइंटिफिक मैनेजमेंट का या साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का, जिसके अंदर वो कैलकुलेटिव वे में प्रोडक्शन बढ़ाते हैं और जो भी कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है वो उसका कुछ पार्ट जो है वो अपने वर्कर्स के साथ में शेयर करती हैं, राइट। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं वो देखो, वर्कर्स शुड वर्क हार्ड एंड बी विलिंग टू एक्सेप्ट चेंज फॉर द गुड ऑफ द कंपनी। Next one is interest of workers and management is same. Next one is
prosperity for employer cannot exist for long time unless it is accompanied by prosperity for employees, right? मीन्स यहाँ पर ये प्रिंसिपल कुछ कुछ आपको मिलेगा मैचिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन। मीन्स जो भी कंपनी अर्न करेगी वो उनको शेयर करना है किनके साथ में, वर्कर्स के साथ में, और यहाँ पर हार्मनी वहाँ पर मेंटेन रहेगी उसके अंदर, राइट? ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्क्रीन। For example, the main objective of an employee is gain more, and the objective of the management is to maximize the production. Instead of discord for each other's objective, workers can earn more by production more, which will help in maximizing the production. और नो डाउट जब प्रोडक्शन मैक्सिमाइज होगा तो एम्प्लॉयज़ को भी ज़्यादा कुछ बेटर मिल सकता है, राइट? लाइक इन जापान there is a complete openness between management and workers. If at all workers go to strike, they wear a black badge but do not stop working. वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं, सिर्फ शो ऑफ करते हैं कि मैनेजमेंट और हमारे बीच में कुछ ग्रेवियंस चल रहा है या डिस्प्यूट चल रहा है, और ज़्यादा और अपने वर्किंग आवर्स से ज़्यादा काम करते हैं ताकि वो मैनेजमेंट की सिंपैथी गेन कर सकें। दैट इज़ टू अप्लाई मेंटल रेवोल्यूशन, ए पॉजिटिव चेंज इन द थिंकिंग ऑफ बोथ, राइट? तो दिस प्रिंसिपल इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, राइट? मूविंग टू द नेक्स्ट स्क्रीन। यहाँ पर आपको कोऑपरेट करना है, इंडिविजुअल या इंडिविजुअलिज्म पे बात नहीं करनी है। ये प्रिंसिपल एक्सटेंशन है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का। ये कुछ कुछ रिजेंबलिंग करता है किससे, यहाँ पर इनिशिएटिव से, लाइक वेलकम सजेशंस ऑफ एम्प्लॉय, रिवॉर्ड एम्प्लॉय फॉर देयर सजेशंस, देयर शुड बी ओपन कम्युनिकेशन एंड नो नीड इवन फॉर ट्रेड यूनियन. Important is equal division of work and responsibility between worker and management. Competition should be replaced by cooperation, right? तो ये कोऑपरेट करने का एक प्रिंसिपल है साइंटिफिक मैनेजमेंट का, जिसके अंदर ये बेसिकली ये बताना चाहते हैं कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट को आपको अवॉइड करना है या उनको आपको कहीं ना कहीं आपको सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है, आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को लेकर, राइट? तो मैनेजमेंट शुड वर्क साइड बाय साइड विद वर्कर्स, इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन एंड मैनेजमेंट, राइट? तो ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन हो सकता है। देन मूविंग टू द नेक्स्ट स्क्रीन, this is the last principle of scientific management, development of each and every person to his or her greatest efficiency. और F.W. टेलर का ये मानना था कि मैन पावर इज द पोटेंशियल assets of the organization, and in this principle he is actually stating that industrial efficiency depends upon the efficiency of workers, and workers efficiency depends upon proper training and their selection. Taylor instead due care should be taken while selecting the employees, and after selecting they must be given job according to their qualification, right? There are certain important points in the part of this principle, like workers training is essential. Each person should be scientifically selected. Work assignment या assigned to worker should meets or suits his or her capabilities, right? तो आपको यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करने से पहले भी साइंटिफिक वहाँ पर कोई सिलेक्शन मेथड, यानी कि आप जैसे देखते हैं कि लाइक एसएससी और आरपीएससी और यूपीएससी और एनडीए, they are actually following a scientific method of selecting a candidate, right? तो वो आपको वैसे ही कुछ फॉलो करना है ताकि बेस्ट कैंडिडेट आपको मिले, और सेलेक्ट करने के बाद में आप उसको ट्रेन करोगे। देन वी आर मूविंग टू दी
असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज अकॉर्डिंग टू हिज और हर कैपेबिलिटी, है ना. तो इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट दे एक्चुअली वांट टू से दैट थ्रू दिस प्रिंसिपल, राइट. तो दे आर एक्चुअली 4 principles from given by F.W. Taylor, nothing else. एक जो पार्ट इसमें रह गया है वो ये है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के लाइक साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर 2 चीज़ें आपको पढ़नी है, प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स. अभी हमने कौन सा पार्ट कंप्लीट किया है, प्रिंसिपल्स. और कितने प्रिंसिपल साइंटिफिक मैनेजमेंट के, 4. और कुछ टेक्निक्स हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट की. टेक्निक्स का मतलब प्रिंसिपल जैसे मैंने आपको बोला कि वो तो जनरल गाइडलाइन है जिसको हम फॉलो करेंगे, लेकिन टेक्निक एक्चुअली मैथड्स या प्रोसीजर है जिसके थ्रू वो प्रिंसिपल को हम अप्लाई करते हैं और उसको हम एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं. वो भी एक पार्ट रह गया, वो हम नेक्स्ट क्लासेस में कंप्लीट करेंगे. सो दिस इज़ द बेसिकली एंडिंग ऑफ द today's topic called principles of scientific management. Thank you.